नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमित मोदक जी जो अ, सीईओ हैं पीएनजीएस रीवा डायमंड के। इसका आईपीओ अभी आ रहा है 24 तारीख से। तो 380 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है। इस आईपीओ के बारे में हम जानेंगे अमित जी से। बहुत स्वागत है आपका। अमित जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपके आईपीओ पर आएँगे और आपकी कंपनी के बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले उत्सुकता बड़ी ये रहेगी जानने की कि हाल में सोने की कीमतों में इतना ज़्यादा उतार-चढ़ाव रहा, जो आपके लिए एक कारोबार का बड़ा हिस्सा है। आप डायमंड और स्टोन्स बेचते हैं, लेकिन उनके गहने तो आप बनाते हैं सोने के अंदर ही। तो सोना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे सँभाला आपने इसके उतार-चढ़ाव को अपनी कंपनी में? एक तो हमारा जो ग्रुप है पूरा पीएन गार्गिल सन्स लिमिटेड जो फ्लैगशिप कंपनी है जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में पहले से काम कर रही है। वहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर है कि जितना बेचा उतना लेते जाओ, रिप्लेस करते जाओ। डोंट प्ले ऑन द रेट फ्रंट। मतलब कोई भी स्पेकुलेटिव पोजीशन लेके कुछ काम करना नहीं है। जो भी काम करना है वो ट्रांसपेरेंट काम करना है। जितना हम बेच रहे हैं उसको रिप्लेस करने के लिए ही सिर्फ लेना है। एक्सेस लेना नहीं है, कम लेना नहीं है। टाइमिंग नहीं करना है मार्केट का। दैट नॉट टाइमिंग द मार्केट इटसेल्फ प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द एनी abnormal losses. जी। बहुत सही। तो इस तरह से आप अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं और वहाँ पर आप सोने की कीमतों में जो उतार-चढ़ाव आता है, उसका कोई ट्रेडिंग बेनिफिट लेने की कोशिश नहीं करते हैं। वो आपके लिए एक रॉ मटेरियल है जिसको आप पास ऑन करते हैं। Yes, yes. जी, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ कि आपकी कंपनी में एक्सपोर्ट्स का, निर्यात का कोई हिस्सा है क्या? क्योंकि हाल में ट्रम्प टैरिफ के चलते हमने जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बीच में दबाव देखा और फिर अब टैरिफ घटने के बाद अभी हमने जीजे ईपीसी के चेयरमैन से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए दूसरी दिवाली है ये। तो आपके हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स का कितना असर है? हमारा बुक पूरा का पूरा डोमेस्टिक बुक है। तो इसलिए आप बिल्कुल मुक्त हैं ट्रम्प ट्रम्प टैरिफ आने से? के बाद हम घबराए नहीं और ट्रम्प ने नया टैरिफ का मेनू कार्ड देने के बाद में सेलिब्रेट भी नहीं किया। बिकॉज वी आर बिलीविंग ओनली प्योरली इन द इंडिया स्टोरी कि इंडिया के जी, अंदर जितने कंजम्पशन की पोटेंशियल है उतनी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो टू कैटर इंडिया इन अ बेटर वे, इफेक्टिव वे एंड टू द ग्रास रूट लेवल तक उनको सर्विस देना, उससे ही इतने जी। ज्यादा कस्टमर बढ़ सकते हैं कि उनको हम सर्विस करते करते थक जाएंगे लेकिन कस्टमर खत्म नहीं। बिल्कुल, घरेलू बाज़ार इतना बड़ा है वाक़ई में। ये तो बिल्कुल सही बात है। अब ये बताइए, आपकी कंपनी के बारे में समझना चाहेंगे और सबसे पहले आपके ब्रांड के बारे में समझना चाहेंगे। आपने बताया पीएन गार्गिल ब्रांड, जो महाराष्ट्र में बहुत प्रतिष्ठित ब्रांड है और आपका 100 साल से ज़्यादा का इतिहास है, शायद पौने 200 साल का। तो इस ब्रांड के नाम से एक कंपनी शेयर बाज़ार में पहले से लिस्टेड है, पीएन गार्गिल नाम से। आप पीएनजीएस रीवा डायमंड लिमिटेड के नाम से ला रहे हैं। इन दोनों कंपनियों का संबंध क्या है? दोनों एक ही लेगेसी को अगर कैरी करते हैं, एक ही विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप दोनों कंपनियों के बीच का संबंध पहले निवेशक समझना चाहेंगे। एक तो हमारी फ्लैगशिप कंपनी है, उसका नाम है पीएन गाडगे एंड सन्स लिमिटेड। वो अनलिस्टेड है। वो इवन दो इट इज नॉट प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टली लिमिटेड कंपनी है, लेकिन वो क्लोजली हेल्ड और अनलिस्टेड एंटिटी है। हमारा अगर पीएन गाडगिल सन्स लिमिटेड फ्लैगशिप कंपनी का जो ग्रुप है उसके बारे में सोचना है तो इट्स अ फ्लैगशिप कंपनी पीएन गाडगिल सन्स लिमिटेड। उसी का फैशन ज्वेलरी ब्रांड है पीएनजीएस गार्गी फैशन ज्वेलरी लिमिटेड विच इज लिस्टेड ऑन एसएमई। एंड थर्ड एंटिटी इज दिस पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी लिमिटेड जिसका आईपीओ अभी आने वाला है। और पीएन गाडगिल एंड सन्स नहीं, ये लिमिटेड इज फ्रॉम द पीएन गा हाउस ऑफ पीएनजी हाँ, जिसका 190 प्लस ईयर का लीगेसी है। नहीं, जो पीएन गार्डगिल ज्वेलर्स है, जो बीएसई में जो लिस्टेड मेन है, बोर्ड के, मैं उसके बारे में समझ। हाँ, उसके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है। नो जी। ट्रांजेक्शन, नो क्रॉस इन्वेस्टमेंट, नो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, वी हैव गॉट नो रिलेशन विद दैट कंपनी। हाँ, लेकिन दोनों एक ही नाम को, एक ही ब्रांड को शेयर कर रहे हैं, उस इतिहास के बारे में लोग समझना चाहेंगे।
यस, पीएनजी का जो इतिहास है वो 1832 सांगली से चालू हुआ। उनमें से तीन ब्रदर 1956 या 1958 में पुणे आ गए, और वो तीन ब्रदर्स के जो सक्सेसर्स है वो अभी बिजनेस कर रहे हैं। जी, जो आप दूसरी कंपनी बोल बिल्कुल। रहे हैं उसके जो सीएमडी है, ही इज द ग्रैंडसन ऑफ वन ऑफ द ब्रदर। आवर प्रमोटर इज अ सन ऑफ वन ऑफ द ब्रदर, एंड तीसरे ब्रदर के जो जी, ग्रैंडसन्स है वो भी बिजनेस में है। तो दैट legacy we are counting as a Gadgil legacy, PNG legacy. We started in 1832 in सांगली। आज सांगली में भी एक पुरुषोत्तम जी, नारायण गाडगिल करके फर्म है, जिनके 17 से ज्यादा आउटलेट है पश्चिम महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर एरिया में, कोकण में। तो वो भी पार्ट है ये पीएनजी ब्रांड का। जी। ठीक है। तो अभी आपके 34 स्टोर पहले से चल रहे हैं और इस आईपीओ के ज़रिए जो पैसा मिलेगा उसका निवेश करके आप उसका इस्तेमाल करके आप और ज़्यादा नए स्टोर खोलने वाले हैं। तो अपने आईपीओ के बारे में बताइए आप कितना पैसा जुटा रहे हैं और उसकी योजना मतलब उसका इस्तेमाल किस-किस तरीके से आप करने वाले हैं? एक तो मैं जब पीएनजी बोलता हूँ तो इट मीन्स पुरुषोत्तम नारायण गाडगिल, और द पीएन गाडगिल एज अ फुल फॉर्म। इट्स एब्रीविएशन ओनली, पीएनजी इज जस्ट एब्रीविएशन। हम जो पैसा जुटाने जा रहे हैं वो खर्चा होगा यूनिट्स जो ईबीओज है वो लगाने के लिए, कैपेक्स के लिए। तो कैपेक्स में क्या आएगा, तो रॉ मटेरियल आएगा, दैट इज इन्वेंट्री। देन इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, जैसे शॉप है, शॉप रेंटल पे है तो उसका डिपॉजिट है। इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि एयर कंडीशनिंग है, फर्नीचर है, जनरेटर सेट है, और अदर जैसे कि वे मशीन्स है, देन सीसीटीवीज है, कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, गैजेट्स है। तो ऑल दिस इंक्लूड्स दैट कैपेक्स विच विल बी अराउंड 17 to 19 करोड़ रुपीज पर लोकेशन। तो 15 लोकेशन है, तो 330 करोड़ के करीब, 325 से 330 करोड़ के बीच में इट विल गेट इन्वेस्टेड फॉर द बिजनेस एक्सपांशन पर्पस। रिमेनिंग अमाउंट विल बी इश्यू एक्सपेंसेस एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। जी। अच्छा, आपका कारोबारी मॉडल जो है वो मिला-जुला है, जिसमें कुछ स्टोर आप खुद ओन करते हैं, खुद आप अपना मालिकाना हक रखते हैं और खुद ही चलाते हैं। कुछ हैं जो फ्रेंचाइज़ी को आप देते हैं, वहाँ पर वो या तो फ्रेंचाइज़ी के ओनरशिप में होती है और आप चलाते हैं या फ्रेंचाइज़ी की ओनरशिप में होती है और फ्रेंचाइज़ी ही चलाते हैं। ये 3 तरीके से आप काम कर रहे हैं। तो इसमें जो 34 स्टोर अभी चल रहे हैं, उसमें आप अगर संख्या बता सकें कि कितने आप खुद ओन करते हैं, जिनका स्वामित्व आपके पास है और खुद चला रहे हैं और फ्रेंचाइज़ी के माध्यम से कितने चल रहे हैं? बेसिकली कंपनी जब फॉर्म हुई तो 33 एसआईएस थे, 33 एसआईएस थे, शॉप इन शॉप, जिसमें 32 थे वो फोको थे, कि फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड कंपनी ओन। एक था वो फोफो था, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड फ्रेंचाइजी ओन। वो इसलिए था क्योंकि वो मॉल में है, और मॉल के अंदर में एक रूफ के अंदर में दो जीएसटी नंबर चलाने के लिए परमिशन नहीं है। सो दे वर बाइंग द स्टॉक ऑफ रेवा डायमंड एंड दे वर सेलिंग इट एज अ रेवा डायमंड प्रोडक्ट ऑन देयर बिलिंग। अभी जो 34वां लोकेशन आया है वो कोको मॉडल पे है, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड। एंड जो 15 नए निकलने वाले हैं डीआरएचपी प्रोसीड से, जो प्लान्ड है वो भी कोको मॉडल है, पूरे के पूरे कंपनी ओन और कंपनी ऑपरेटेड। सो वेर एवर देर विल बी जी, एस आई एस इन फ्यूचर ऑल्सो विद द पेरेंट कंपनी, that will be either FOFO or FOCO. Means if it is within mall, then FOFO is compulsory because of the limitation. If it is other than the जी, mall area, it will be FOCO, where franchisee will operate with their facilities, and company will own the stock which is kept in their location for selling. जी। तो अ, अगर आप मुझे ये 15 नए स्टोर खोलने की एक टाइमलाइन बता सकें और उसके बाद फिर कुल संख्या कितनी हो जाएगी? एक बार अगर आप फिर से क्लैरिफ़ाई कर पाएँ कि 15 जुड़ने के बाद कुल कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड कितने रहेंगे और फ्रैंचाइज़ी वाले कितने रहेंगे? आज के दिन में एक कोको है, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, फिनिक्स मॉल वाकड़ में, एक पुणे ही में। है। जी, ओके। 15 नए जी, नए होंगे तो 16 कोको मॉडल हो जाएंगे आफ्टर एडिंग दिस 15। 15 will get जी, added through the DRHP proceed, and that will be taking time of 24 to 30 months from the IPO onward. Or 24 months we have mentioned in the RHP and DRHP.
I am taking that 24 to 30 months because there might be some slippage in the timeline due to unforeseen factors, but it will not जी, cross that 30 months timeline, and we will try बिल्कुल। to तो complete it within 24 हाँ, हाँ। months only. बोलिए। जी, ठीक है। तो अमित जी फिर अभी तक आपका ज़्यादातर फ़ोकस जो है वो फ्रेंचाइज़ी मॉडल पर रहा है, कंपनी ओन्ड एक ही ऑपरेट करते रहे हैं आप। तो अब ये जो नया एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें पूरी तरह से आपने कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड पर ध्यान देने का फैसला किया है। तो ये एक तरह से कारोबारी मॉडल में एक शिफ्ट है, एक बदलाव है। इसके पीछे क्या तर्क रहा है? क्या सोच रही है आपकी? देखो, जो एसआईएस मॉडल पे हम लोग काम कर रहे थे, वही एसआईएस मॉडल पे आगे जाके अगर काम करना है मुझे, तो आवर पेरेंट कंपनी और द प्रमोटर, कॉर्पोरेट प्रमोटर कंपनी नीड्स टू एक्सपांड देयर सेटअप। उनको 360 डिग्री का ज्वेलरी शॉप सेटअप करना पड़ेगा, विच रिक्वायर अराउंड 90 करोड़ टू 120 करोड़ रुपीज कैपेक्स, एंड दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट दे विल नॉट बोरो फर्दर, दे विल इन्वेस्ट ओनली व्हाट दे आर मेकिंग ड्यूरिंग द ईयर, नेक्स्ट ईयर उतना इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें से उनके 2 या 3 लोकेशन बन सकते हैं। तो मुझे अगर पैसिव एक्सपेंशन करना है थ्रू एसआईएस ओनली, तो आई कैन ग्रो at the most 2 to 3 location every year. But if I will go with the COCO model, where capex is comparatively low as compared to the 360 degree total ज्वेलरी स्टोर, जहाँ पे 18 से 20 करोड़ में एक लोकेशन क्रिएट हो सकता है, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो सकता है, ब्रांड का स्प्रेड हो सकता है, तो आई प्रिफर दैट मॉडल फॉर एक्सपेंशन, बिकॉज पैसिव ग्रोथ विल बी लिमिटेड. If it is a active growth on the that COCO kind of the model, it will be effective, larger, and at a lower capex. तो ये जो एसआईएस मॉडल है, शॉप इन शॉप वाला मॉडल, वो भी आप अपनी पैरेंट कंपनी के साथ ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी को आपने अपना फ्रेंचाइज़ी बनाया और उसके साथ काम किया है। नहीं, आज के दिन में जो फ्रेंचाइजी है वो पेरेंट कंपनी ही फ्रेंचाइजी है, कोई थर्ड पार्टी फ्रेंचाइजी नहीं है. एंड इन शॉर्टर टर्म we are not planning any franchisee model with the third party. We are preferring COCO type of thing, because capex is high, so very limited opportunity will be there for the franchisee. And to make it viable for the franchisee to get ROI, reasonable ROI on his investment, because we have got practice that we don't commit any ROI, because it is committing ROI and spreading the franchisee is just like borrowing from the private lender, जैसा वो बात होता है. So we are not of that opinion to जी, carry out that kind of model. Secondly, if that third party franchisee fails, and if he is not in position to derive that ROI, then he may leave, because we are not committing any ROI to. Then it will be again passive expansion for me or forceful expansion for me. मतलब वो लोकेशन मुझे पसंद भी ना हो, वो एरिया मुझे पसंद भी ना हो, फिर भी मुझे वो टेक ओवर करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव गॉट लीगेसी एज अ पीएन गाडगिल, एज अ ब्रांड, कि हमने कोई भी शटर आज तक डाउन नहीं किया एक बार अप करने के बाद में. तो लीगेसी को कहीं तो डेंट आ सकता है, तो वी वांट टू अवॉइड दैट, and that's why we prefer to have our COCO kind of the thing and model rather than third party franchisee model. जी। तो अभी तक आपका जो फ्रेंचाइज़ी मॉडल है, वो भी अपनी पैरेंट कंपनी के साथ ही है, जो अनलिस्टेड कंपनी है और उसमें आप एसआईएस मॉडल में काम करते रहे, लेकिन नया जो भी एक्सपेंशन होगा, वो नए अपने कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड मॉडल के अंदर होगा। इसके अलावा अगर ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखें, तो मोटे तौर पे 3 राज्यों में आप हैं और उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक है। क्या आगे चल कर के आपकी कोई योजना ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की होगी? आप कुछ नए राज्यों में भी जाना चाहेंगे? अभी जो एग्जिस्टिंग है, उसमें जो 15 नए लोकेशन आने वाले हैं, उसमें से अप टू 60% लोकेशन विल बी इन महाराष्ट्र, and 40% location will be in north part of the country, because north part of the country is inclined towards early acceptance to the brand, because family jeweler kind of concept is not there in North India. So they are ready to accept the new brands. Whereas in south part of the country or Gujarat or Maharashtra, there are many family jewelers. तो वो एक फैमिली ज्वेलर के साथ जुड़े रहते हैं, तो उनका जल्दी ब्रांड के तरफ इंक्लिनेशन कम रहता है. और with that our other company, that Gargi Fashion Jewelry, we have experienced that connect and inclination of the customer
to new brand is better in the north part of the country. जी। इसके अलावा अभी आपके कारोबार में मार्जिन प्रोफ़ाइल किस तरह का रहता है? और पिछले कुछ वर्षों में जो रीसेंट डेटा है आपका 2-3 साल का, उसमें मार्जिन किस तरह से चला है? ग्रॉस लेवल पे, ऑपरेशनल मार्जिन लेवल पे अगर हम देखेंगे तो ऑपरेशनल मार्जिन इन इंडस्ट्री एज अ इंडस्ट्ry those are 35 to 45%, and we are working right now around 35% because we are not charging anything as a brand value over and above the normal market practice markup. जैसे हमारा ब्रांड एस्टेब्लिश होते जाएगा, वी विल स्टार्ट चार्जिंग दैट ब्रांड वैल्यू, एंड सो आवर मार्जिन्स विल improve in the future. But as on date, it's a normal market level gross margin, that is a 35%. And PAT level margin, earlier those were 24-25%. This year it will go down because there will be certain fixed costs which were not there earlier because of the joint entity. Now it's a carved out, तो अलग अलग खर्चे हैं जो इंडिपेंडेंटली करने पड़ेंगे वो कंपनी के लिए, तो वो खर्चे अकाउंट फॉर करने के बाद में देर विल बी स्लाइट डेंट इन द bottom line, but that will not be a material dent. It will be hardly 100 or 150 basis point. To that extent, that dent may be there, and it will get recovered over a period as our top line will go on increasing. Automatically, it will get absorbed reasonably. जी। इसके अलावा आजकल ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन तो होता है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफ़लाइन का एक हाइब्रिड मॉडल भी चलता है। आपके स्टोर तो हैं, क्या अभी आपकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस कुछ है या आगे आप उस तरफ सोच रहे हैं? क्योंकि अब कई सारी कंपनियाँ तो हैं जिनका मुख्य रूप से कारोबार ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन कारोबार जो होता है वो 15 से 25,000 रुपये टिकट साइज में ज़्यादा होता है. We are 360 degree kind of the diamond jewelry shop or the diamond jewelry organization, जहाँ पे 15,000 रुपए की नोस्पिन भी बेची जाती है और ब्राइडल नेकलेस 12-15 लाख का है वो भी बेचा जाता है. तो जो हायर टिकट साइज के आइटम्स है वो ऑनलाइन बिके नहीं जाते, क्योंकि अपनी इंडियन मेंटेलिटी है जहाँ पे 2,000 रुपए किलो की मिठाई लेने के पहले हम उसको टेस्ट करके देखते हैं और बाद में खरीदते हैं. तो ऑनलाइन पे क्या साइज का हम काम कर सकते हैं, तो टच एंड फील किए बगैर ज्वेलरी लेना, सामने देखे बगैर ज्वेलरी लेना, इट इज डिफिकल्ट. बट यस, ऑनलाइन प्रेजेंस इज देयर टू शोकेस आवर एंटायर इन्वेंटरी टू द पीपल who are browsing on online. So from that browsing they can make decision, they can have connect with our people, and then through omni channel means online select करो और offline आके डिलीवरी ले लो या टच एंड फील करके बाद में फाइनल करो प्रोडक्ट को. that kind of things are happening regularly in our business, and that is why we are there online to showcase our entire inventory and give feel to the customer that yes, we have got many thousands of SKUs and good number of designs available in variety of the items. जी। अब यहाँ से कोई निवेशक जो आपकी कंपनी के ग्रोथ को अगले 3 से 5 साल के लिए समझना चाहता है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की ग्रोथ आप देखते हैं? किस तरह की चुनौतियाँ देखते हैं? See, diamond jewelry market earlier was increasing by 6 to 8% every year. Now it is more inclination is there toward the studded jewelry market, so it is in the range of 10 to 12%. If you look to our SSG growth, because existingly there are locations which are working, so we need to take that SSG growth into consideration. Last year we have got 24-25 over 23-24 around SSG growth of around 25 to 27%, and we expect that to get maintained because there is more inclination is coming to the studded diamond jewelry, so automatically we will definitely catch that share. Moreover, creating brand is taken due to that only, that decision is taken due to that only, that there is a more inclination towards the diamond jewelry. To catch the bus and to take a first mover advantage, we created brand out of our total family business only for the diamond and made it as a Rewa diamond. So people will recognize it as a Rewa diamond and will talk about the brand, because if you want to spread on pan India basis,
then branding is very important. Some brand name needs to be there, because otherwise how one can pronounce कि किससे लिया, तो उनको उनके लिए तो ब्रांड इंपॉर्टेंट रहता है, बिल्कुल। कौन से शॉप से लिया, जी, वेदर इट वाज अ फोको, कोको या और कोई मॉडल है, तो उससे ज्यादा उनको ब्रांड से रिलेवेंस रहता है. तो टू क्रिएट ब्रांड is to take advantage of this more inclination towards the diamond jewelry and to take advantage of this growing market. जी, बिल्कुल। अच्छा, अभी सितंबर के जो आंकड़े आपके हैं, सितंबर 2025 तक के, उसके हिसाब से ये दिखता है कि लगभग 130 करोड़ रुपए का टोटल बोरोइंग, टोटल कर्ज कंपनी पर है। तो अभी डेट टू इक्विटी का अनुपात रेशियो कितना है? अभी सितंबर एंडिंग का ही अगर हम बात करें तो 124 करोड़ का नेटवर्थ है कंपनी का करीब. आई एम नॉट हार्ड एंड फास्ट टू द फिगर, यू मे रिफर टू द आरएचपी फॉर अ बेटर क्लैरिटी, बट अराउंड 124 करोड़ का अगर नेटवर्थ है, उसके सामने 135 140 करोड़ का डेट है, तो इट इज नियर टू वन टाइम of the debt to equity. It may be 1 to 1.1, that kind of the variance will be there. And debt is there for the growth, because we want to operate separately. That's why debt is required. And for the future expansion, this DRHP or RHP जो mention किया हुआ जो fundraise है, that fundraise is mainly to take care of the capex. So for these new location of 15, there will be no more requirement of the debt. So debt will either remain there जी, only, or it may go down, because internal accruals may repay those debts and may bring it down over a period. जी। तो ये जो ऋण है, ये जो कर्ज है, इसको आप आईपीओ प्रोसीड्स से चुकाने के बदले आप ये कह रहे हैं कि जो इंटरनल एक्रूअल्स होंगे, यानी कंपनी की सेल से जो पैसा जनरेट होगा, आप उसी से इस ऋण को चुकाने के तरफ जाएँगे। लेकिन मार्च से लेकर सितंबर के बीच में ये ऋण अचानक से बढ़ा था, मतलब 90 से बढ़ के 130 करोड़ के आसपास हुआ। तो क्या ये इन 6 महीने में आपने कुछ Because तेज़ी से एक्सपेंशन किया था, क्या हुआ था? नहीं, एक्सपेंशन नहीं रहता है सर. आप देखिए सितंबर एंड में कमिंग फेस्टिवल के लिए इन्वेंट्री वेयर हाउस की जाती है, क्योंकि अपना 45 डेज का जो फेस्टिवल रहता है, जो 45 डेज का फेस्टिवल रहता है, ऑलमोस्ट 20% आपका सेल वो 45 दिन में हो जाता है. तो उसके लिए वेयर हाउस करना पड़ता है, एडिशनल वैरायटी लानी पड़ती है, क्योंकि यूज सेल होता है वो पीरियड में. तो आप देखेंगे तो 25 सितंबर अप्रोक्सीमेटली टू समवेयर 30th अक्टूबर देयर वाज अ फेस्टिवल पीरियड ऑफ 45 डेज, अपना इंडियन फेस्टिवल जो रहता है नवरात्रि और दीपावली का. तो उसके लिए जो वेयर हाउस की हुई ज्वेलरी थी, उसके वजह से वो ऋण बढ़ा है. और वो इतना एबनॉर्मली भी नहीं बढ़ा है, 130 करोड़ तक पहुंचा था 90 करोड़ से लेके. तो it is well taken care by the increase turnover and increase top line. ओके। और अंत में अगर मैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में समझना चाहूँ, एक रिस्क तो इनपुट के भाव में उतार-चढ़ाव का, जैसे सोने का हमने ज़िक्र किया ही, वो आपने बताया कि आप बस स्टॉक मेंटेन करते हैं और कोई एडिशनल एक्सपोज़र या उसमें कोई भाव के हिसाब से कम-ज़्यादा नहीं करते हैं। तो एक तो वो आपका रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है। इसके अलावा अगर कोई निवेशक समझना चाहे कि आपकी कंपनी में पैसा लगाते समय किस-किस तरह के रिस्क आगे कंपनी में हो सकते हैं? कंपनी में जो कॉमनली कॉल की जाने वाली रिस्क है, बहुत सारे लोगों से जब बात करते हैं तो लैब ग्रोन के बारे में पूछते हैं, लेकिन लैब ग्रोन इज नॉट थ्रेट टू आवर बिजनेस और द माई बुक, आई विल से. क्योंकि मेरा जो बुक है उसमें 95% तक डिजाइन बेचे जाते हैं. जो डिजाइन बनते हैं तो वेरी स्मॉल डायमंड से बनते हैं, जैसे स्टार मिले उसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे डायमंड होते हैं, या निगेटिव साइज के डायमंड बोलते हैं, जो 1 कैरेट 1 सेंट से कम होते हैं. एंड वो डायमंड जो होते हैं उनमें लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड में इतना प्राइस का ज्यादा डिफरेंस नहीं है. एंड पीपल वांट रेयरिटी, स्केर्सिटी जिसकी बन सकती है, और एप्रिसिएशन, और जिसको रीसेल वैल्यू है. तो ये सब चीज नेचुरल डायमंड में है. तो प्राइस में ज्यादा पैरिटी नहीं है, तो पीपल प्रीफर नेचुरल डायमंड ओवर द लैब ग्रोन डायमंड इन माई क्लास ऑफ बिजनेस, वेयर 95% क्लास इज कमिंग फ्रॉम द डिजाइन. डिजाइन बनाने के लिए आपको बड़ा 30 सेंट 50 सेंट 1 कैरेट का डायमंड का कोई काम नहीं जी, रहता है नेकलेस बनाने में, या अपना ब्रेसलेट बनाने में, या टॉप्स बनाने में. वहां तो छोटे छोटे डायमंड लगते हैं. ये जो रिस्क है लैब ग्रोन डायमंड की, वो
हायर साइज के डायमंड के लिए है, जैसे 50 सेंट, 1 कैरेट, 2 कैरेट, 5 कैरेट। जैसे 1 कैरेट का डी कलर का आप नेचुरल डायमंड लेने जाओ तो 12 से 15 लाख होता है। वही अगर लैब ग्रोन ले तो 50,000 में आता है। तो वो इट इज ऑलमोस्ट 16-18 टाइम्स ऑफ द लैब ग्रोन टू नेचुरल। वैसा जी, वास्ट डिफरेंस नेचुरल टू लैब ग्रोन छोटे डायमंड्स में नहीं है। मेरा बुक तो 5% ही ये पॉइंटर का मार्केट है जी, मेरे बुक्स के अंदर। तो मेरे लिए ये लैब ग्रोन डायमंड जो थ्रेट है कॉमन लोगों के संभाषण में जो आती है, वो मेरे बुक्स के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होती है, बिकॉज हार्डली जी, 5% इज रिलेटेड विद द पॉइंटर्स और द लार्जर साइज ऑफ द डायमंड। जी। अमित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, शुभकामनाएँ और आशा करते हैं फिर आपसे बात होती रहेगी। आपसे जो तिमाही अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो उन पर आपका स्वागत रहेगा थैंक आगे यू। बातचीत करने के लिए। फिलहाल अभी इस चर्चा को यहीं समाप्त थैंक करते यू हैं। फॉर धन्यवाद। गिविंग अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विथ योर ऑडियंस। थैंक यू। नमस्कार।